हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 11 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने देखा कि CLI का क्या कंसेप्ट होता है एंगुलर में। उससे पहले हमने देखा था कि एंगुलर में एंगुलर 2 एंड 2 प्लस में नोड जेएस का क्या रोल होता है, नोड जेएस क्यों इंस्टॉल करते हैं, अगर हम नोड जेएस इंस्टॉल नहीं करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। इन सारी चीज़ों पर हमने फोकस डाला। आज आपके पास जो वीडियो लेकर आए हैं इसमें हम ये देखेंगे कि जब हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं एंगुलर 11 में, तो उसमें कौन कौन से फाइल और कौन कौन से फोल्डर क्रिएट होते हैं, किस फोल्डर में हम क्या रखते हैं, किस फाइल में हम क्या रखते हैं, किस फाइल का क्या रोल होता है। इन सारी चीज़ों पर बहुत ही डीपली हम फोकस डालने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी न किसी फाइल से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो। और डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपको फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ इसी वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बूटिंग प्रोसेस क्या होता है एंगुलर एप्लीकेशन का। जब हम किसी एंगुलर एप्लीकेशन को रन कराते हैं तो बूटिंग प्रोसेस क्या होता है, कौन सा फाइल पहले लोड होता है, उसके बाद कौन सा फाइल होता है, मतलब किस फाइल का रेफरेंस कहाँ पर होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का। ठीक है, तो इन दोनों को हम डीपली देखने वाले हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो कौन कौन सा फाइल और फोल्डर क्रिएट होता है। तो चलिए आपको लिए चलता हूँ डायरेक्टली प्रोजेक्ट में, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करना ऑलरेडी सीख रखा है पिछले वीडियोज में। तो देखिए, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो इतने सारे फाइल और फोल्डर क्रिएट होते हैं, सबके बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप समझना है। ये विजुअल स्टूडियो कोड में हमने इसको ओपन कर रखा है। जैसा कि आप लोग को मैंने बताया कि हम जो एडिटर यूज करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड यूज करेंगे। ठीक है, जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करने का हमने कमांड बताया था कि ng न्यू और प्रोजेक्ट का नेम देंगे। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस पूछता है जिसके बारे में हमने समझ रखा है। उसके बाद जैसे ही प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड का ओपन करेंगे। उसके बाद फाइल में जाकर ओपन फोल्डर करेंगे और उस फोल्डर को ओपन कर लेंगे जिस नेम से आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। उसके बाद इस तरीके का इन्वायरमेंट आपके सिस्टम में रेडी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, देखेंगे कि जब टॉप पे जो फोल्डर है, अब एक एक करके सबका समझते हैं। टॉप में क्या लिखा हुआ है, E2E। E2E का मतलब होता है इन टू इन टेस्टिंग। इन टू इन टेस्टिंग कहने का मतलब ये नहीं कि ये आपके प्रोजेक्ट को टेस्ट करेगा कि आपने क्या गलती कर रखा है, नहीं। इन टू इन फोल्डर का काम ये है कि जब आपका एप्लीकेशन लाइव कर दिया जाएगा तो वहाँ पर ये, इसमें हम चेक करने का कंसेप्ट लिख सकते हैं कि आपके वेबसाइट पर, आपके एप्लीकेशन पर कौन कौन सा यूजर आया, कितने देर तक रहा, कब लॉगिन किया और कब लॉग आउट कर गया, लॉगिन करने के बाद किस किस लिंक पर क्लिक किया, मतलब सब कुछ मॉनिटर कर सकते हैं इस फोल्डर से। ये अपने आप में एक प्रोजेक्ट है, इसीलिए इसको एप्लीकेशन के मेन फोल्डर से बाहर रखा गया है। देखिए, एप्लीकेशन का मेन फोल्डर कौन सा होता है, SRC, जिसे हम सोर्स फोल्डर बोलते हैं। जो भी कंपोनेंट, सर्विस, पाइप वगैरह जो भी चीज़ क्रिएट करेंगे इसी SRC फोल्डर के अंदर क्रिएट करेंगे। इसके अंदर होता है एक ऐप फोल्डर जिसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन फोल्डर। इसके अंदर सब कुछ क्रिएट होगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम आएंगे नीचे, लेकिन अभी हम इसके बारे में समझ रहे हैं। तो ये जो E2E है, ये इस एप्लीकेशन फोल्डर से बाहर रखा गया है क्योंकि इसको इस एप्लीकेशन से मतलब ही नहीं है। जब ये लाइव कर दिया जाएगा तो वहां पर ये मॉनिटर करेगा कि आपके एप्लीकेशन को किसने किसने हिट किया, कहाँ कहाँ से हिट हुआ, कितने लोग विजिट किए, कौन कौन से पेज पर कितने लोग आए, ये सारी चीज मॉनिटर कर सकता है ये फोल्डर। इसलिए ये अपने आप में प्रोजेक्ट है। इसके अंदर जाएंगे तो इसके अंदर भी अपना एक SRC फोल्डर है। ठीक है, सोर्स फोल्डर इसका अपना भी है, ये अपने आप में एक प्रोजेक्ट होता है। ये कतई मत समझिएगा कि E2E जो फोल्डर है आपके एप्लीकेशन को टेस्ट करेगा, टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज होगा नहीं। टेस्टिंग पर्पस के लिए अलग से फाइल्स हैं, कर्मा डॉट कन्फिग फाइल, और इसके अंदर SRC के अंदर जाएंगे तो टेस्ट डॉट TS फाइल, ये टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नोड मॉड्यूल्स फोल्डर। ठीक है, नोड मॉड्यूल फोल्डर क्या है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस टाइम बहुत सारे पैकेजेज इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, बहुत सारे पैकेजेज बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल किया कर दिए जाते हैं आपके प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। तो जितने सारे पैकेजेज इंस्टॉल होते हैं सबका फोल्डर आपको नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर मिल जाएगा। देखिए, इसके अलावा और भी कोई पैकेज आप इंस्टॉल करते हैं प्रोजेक्ट में तो उस पैकेज का भी फोल्डर इस नोड मॉड्यूल फोल्डर में बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि नोड मॉड्यूल फोल्डर जो है आपका कंटेनर है पैकेजेस के। यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन से पैकेज आपके फोल्डर में इंस्टॉल्ड है। इसको मैनेज कौन करता है, नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है, आप इसको एक्सपेंड करके देखेंगे तो इसके अंदर मान लीजिए कोई एंगुलर का ये पैकेज इंस्टॉल हुआ है तो इसके अंदर देखिए कितने सारे फोल्डर इसके अंदर बन गए, इसके अंदर जाकर इसके अंदर कितने सारे फोल्डर बन गए। तो बहुत सारे फोल्डर और पैकेज
फाइल्स बन जाते हैं जब क्रिएट करते हैं आप किसी प्रोजेक्ट को। तो इसीलिए इतने सारे फोल्डर्स बनने के कारण ही इस फोल्डर का जो साइज होता है बहुत ही हैवी हो जाता है। आप इस फोल्डर को डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ पर जो कमांड चलाएंगे, जैसे आप मान लीजिए कि टर्मिनल लेकर है और यहाँ पर डिलीट कर दिया आपने, मान लीजिए कि आपको इस प्रोजेक्ट को किसी फ्रेंड को शेयर करना है, तो ये नोट मॉड्यूल तो बहुत हैवी है और उसको देना है कि मान लीजिए मैं गूगल ड्राइव पर रख रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो इसको भी डालेंगे तो अपलोड होने में भी टाइम लगेगा और वहाँ पर डाउनलोड होने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे और बोल देंगे कि इस प्रोजेक्ट को अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करके और चला देना क्या, npm इंस्टॉल। ठीक है, जैसे ही आप npm इंस्टॉल चला देंगे, ठीक है, तो क्या करेगा कि ये फिर से नोड मॉड्यूल फोल्डर क्रिएट कर देगा और सारे पैकेजेस को फिर से आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर देगा जहां पर आप इसको करेंगे। ठीक है, तो ये फोल्डर आप डिलीट करके भी दे सकते हैं, ये फोल्डर फिर से क्रिएट हो जाएगा जैसे यहाँ पे npm इंस्टॉल करेंगे। अब बात ये आती है कि जब आप इसको डिलीट कर देंगे और फिर npm इंस्टॉल चलाएंगे तो फिर इसको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है। मान लीजिए डिफॉल्ट, तो मान लीजिए आप सोच सकते हैं कि डिफॉल्ट में ये होता है तो ये कर देगा। लेकिन मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, उसने अपने उसमें अपने थर्ड पार्टी भी कोई पैकेज इंस्टॉल कर रखा है और इसको डिलीट करके आपने दे दिया किसको, किसी फ्रेंड को, और वहां पर npm इंस्टॉल कर रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि थर्ड पार्टी भी कोई इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर npm कैसे उसको इंस्टॉल करेगा, उसका रेफरेंस जो होता है ये भी बहुत ही मायने रखता है, समझना। उसका रेफरेंस आपको मिलेगा पैकेज डॉट जेसन फाइल में। ठीक है, पैकेज डॉट जेसन फाइल में देखिए सारे पैकेज मिल रहा है। इस फाइल के बारे में बहुत ही डीपली हम समझेंगे, इतने यहाँ से आपका रेफरेंस मिल जाएगा कौन कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है और कौन सा वर्जन है। ठीक है, तो इस दोनों फाइल के बारे में भी, पैकेज डॉट जेसन फाइल और पैकेज डॉट जेसन फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल होता है किसी प्रोजेक्ट का, इसमें पैकेजेस के सारे रेफरेंस होते हैं। ठीक है, इसको हम डीपली समझेंगे सेपरेट वीडियो में। ठीक है, हर पॉइंट का मतलब समझेंगे। अब हम समझेंगे कि कैरेट और टिल क्यों लगा हुआ है, वर्जन क्या होता है, सिमेंटिक वर्जनिंग क्या होता है, कौन कौन सा पैकेज का क्या मतलब होता है, कैसे लॉक कर लिया, तो हर चीज हम डीपली समझने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए बने रहिए और स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो को समझिए। तो हमने ये तो क्लियर कर दिया कि नोड मॉड्यूल डिलीट करने के बाद भी जब हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो पैकेज डॉटेशन फाइल से मिल जाएगा। थर्ड पार्टी पैकेज भी आप इंस्टॉल करेंगे तो उसका भी रेफरेंस पैकेज डॉटेशन फाइल में मिल जाएगा। तो जब हम इसको डिलीट करके देंगे तो ये दोनों फाइल तो उसके पास रहेगा ही ना। तो उसके बाद ऐसे npm इंस्टॉल करेगा तो यहाँ से npm पिक कर लेगा। npm मतलब नोड पैकेज मैनेजर, ये पैकेज इंस्टॉल करना है, उसको इंस्टॉल कर देगा और फोल्डर क्रिएट करके दे देगा आपको। ठीक है, तो फिलहाल भी इसको बंद करते हैं। ये समझ में आ गया दोनों फोल्डर। उसके बाद आपका अगला फोल्डर जो है SRC। ठीक है, एसआरसी फोल्डर क्या करता है, इसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्ट का मेन फोल्डर, जिसे हम बोलते हैं सोर्स फोल्डर। इसको आप रीनेम नहीं कर सकते, रीनेम करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसके अंदर आपको मिलेगा ऐप फोल्डर। ठीक है, ऐप फोल्डर कहने का मतलब ये है कि एप्लीकेशन का ये फोल्डर है, ये मेन फोल्डर है एप्लीकेशन का। ठीक है, इसके अंदर ही सारा जो भी आप कंपोनेंट, सर्विस, पाइप, डायरेक्टिव, जो भी चीजें लिखेंगे क्रिएट करेंगे, हर चीज इसी फोल्डर के अंदर होगा। ठीक है, अब जैसे कि एंगुलर एप्लीकेशन में एटलीस्ट एक कंपोनेंट और एक मॉड्यूल फाइल होना जरूरी होता है। ये मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो इसीलिए जब आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो अपने आप बाय डिफॉल्ट एक मॉड्यूल का फाइल क्रिएट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल। और एक कंपोनेंट का फाइल भी क्रिएट हो जाता है, जिसे ऐप कंपोनेंट टी एस फाइल बोलते हैं। दोनों फाइल अपने आप क्रिएट हो जाता है। जब कोई कंपोनेंट क्रिएट होता है तो उसका अपना एक एचटीएमएल फाइल क्रिएट होता है और उसका अपना एक सीएसएस फाइल क्रिएट होता है। ठीक है, और एक स्पेक डॉट टी एस फाइल क्रिएट हो जाता है जो टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो जब भी आपका कोई कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो चार फाइल अपने आप क्रिएट होता है, तो इसलिए चारों फाइल अपने आप आ गया है। ये मॉड्यूल फाइल है। और ये ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल क्या है, राउटिंग के लिए यूज किया गया है। जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइम जब आपसे पूछा था कमांड प्रॉम्प्ट में कि वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग, तो आपने वहां पर वाई प्रेस कर दिया तो ये ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल क्रिएट हो जाएगा। ये राउटिंग कन्फिगर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे फाइल के बारे में मतलब समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर बातें हैं ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो गया है, जिसे हम बोलते हैं रूट मॉड्यूल। ठीक है, रूट मॉड्यूल का ये फाइल है। ठीक है, जब भी आपके यूआरएल को, आपके एप्लीकेशन के यूआरएल को कोई हिट करेगा तो ये फाइल सबसे पहले लोड होगा और इसके अंदर जितने भी इंपोर्ट किए हुए सेक्शंस हैं, जितने भी इंपोर्ट किए कंपोनेंट्स जो भी हो, वो सबसे पहले लोड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक देखिए यहाँ पर डेकोरेटर लगा हुआ है, एड एनजी मॉड्यूल। डेकोरेटर आइडेंटिफाई करने का कंसेप्ट ये होता है कि जिस भी वर्ड के प्रीफिक्स में एड्रेट लगा हो और लास्ट में फंक्शन का पैरेंथेसिस लगा हो तो उसे हम बोलते हैं क्या, डेकोरेटर। डेकोरेटर क्या है,
कैसे यूज करते हैं सब कुछ आगे आने वाले वीडियो में हम समझाएंगे। लेकिन यहाँ पर समझिए इस डेकोरेटर के अंदर ये जो 4 सेक्शन है इनके बारे में। एक जो सेक्शन है डिक्लेरेशन सेक्शन, ठीक है। डिक्लेरेशन सेक्शन का मतलब ये होता है कि जब भी आपके प्रोजेक्ट में कोई कंपोनेंट आप ऐड करेंगे तो उस कंपोनेंट का नेम डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर होना चाहिए। इसीलिए जब बाय डिफॉल्ट एक ऐप कंपोनेंट टीएस फाइल कंपोनेंट ऐड हुआ है तो उसका नेम ऐप कंपोनेंट ऐड हो गया। देखिए इस कंपोनेंट का नेम क्या है, ऐप कंपोनेंट, ठीक है। तो इसका नेम यहाँ पर ऐड हो गया, इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसका पाथ बता देगा कि इंपोर्ट हुआ है, यहाँ पर है ऐप कंपोनेंट, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप अलग से भी कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ, हालांकि आगे कंपोनेंट का वीडियो लेकर आऊंगा उसमें और भी डीपली समझाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा समझाता हूँ कि एनजी जनरेट, ठीक है, जनरेट पूरा लिखिए या फिर जी लिख दीजिए, फिर कंपोनेंट लिखिए पूरा सी लिख दीजिए, एनजी जनरेट कंपोनेंट। और कोई मान लीजिए हम टेस्ट नेम से कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, तो जैसे इंटर हिट करूंगा तो आप देखिएगा कि टेस्ट कंपोनेंट का जो नेम है टेस्ट कंपोनेंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। देखिए ऐड हो गया, उसका पाथ यहाँ पर इंपोर्ट हो गया टेस्ट फोल्डर के अंदर। टेस्ट फोल्डर के अंदर जाएंगे तो इसमें 4 फाइल क्रिएट हो गया, एक टेस्ट कंपोनेंट क्रिएट हो गया, उसका अपना एचटीएमएल फाइल क्रिएट हो गया, उसका सीएसएस फाइल हो गया, उसका spec.ts फाइल, ये चारों फाइल अपने आप क्रिएट हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो क्लियर हो गया कि डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर कंपोनेंट के नेम रखे जाते हैं, तभी वो काम करेंगे, नहीं तो वो काम नहीं करेंगे। अगर आप CLI से क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने आपको CLI से कमांड लाइन इंटरफेस से क्रिएट करके दिखाया, तो अपने आप ये कॉन्फ़िगर हो गया, इसके अंदर अपने आप ऐड हो गया, एक फोल्डर बन गया, उसके अंदर चारों फाइल क्रिएट हो गए। अगर आप इससे नहीं करते तो आपको राइट क्लिक करके मैनुअली एक फोल्डर बनाना होता, फिर 4 फाइल क्रिएट करते, यहाँ पर डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर का नेम रखते, तब ये सारी चीज़ें काम करता, ठीक है। इसी तरीके से जब आप कोई मॉड्यूल क्रिएट करेंगे तो उसका नेम आपको इंपोर्ट सेक्शन के अंदर रखना होगा। जब भी आप कोई मॉड्यूल क्रिएट करेंगे तो इंपोर्ट सेक्शन के अंदर, मतलब कि डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर कंपोनेंट, मॉड्यूल, इंपोर्ट सेक्शन के अंदर मॉड्यूल। उसी तरीके से जब कोई सर्विस क्रिएट करेंगे तो उसका नेम आपको प्रोवाइडर सेक्शन के अंदर रखना होगा। प्रोवाइडर सेक्शन के अंदर आप उस सर्विस का नेम रखेंगे, सर्विस पाइप वगैरह जो भी हम क्रिएट करना सीखेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद जो बूट स्टेप है, देखिए बूट स्टेप आपका डिजाइनिंग से रिलेट नहीं कर रहा है, ये बूटिंग से रिलेट कर रहा है, मतलब कि आपका एप्लीकेशन कहाँ से बूट होगा, पहले कौन सा कंपोनेंट लोड होगा। तो यहाँ पर किस कंपोनेंट का नाम दिया हुआ है, ऐप कंपोनेंट, ठीक है। तो ऐप कंपोनेंट कौन सा है, ये लोड होगा, ठीक है। तो इससे पहले हम ये समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका एप्लीकेशन का बूटिंग प्रोसेस होता क्या है, कौन सा फाइल पहले कैसे लोड होता है। यहाँ पर तो आपने देख लिया कि बूट स्टेप के अंदर डाला हुआ ऐप कंपोनेंट या कंपोनेंट पहले लोड होगा, लेकिन यहाँ तक आने के लिए भी कंपाइलर को सोचना होगा कि ये यहाँ पर कैसे पहुंचे। तो जैसे ही आपकी यूआरएल कोई हिट करता है तो सबसे पहले जो फाइल लोड होता है वो है आपका main.ts फाइल, देखिए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है बूट स्टेप मॉड्यूल, मतलब कि कौन सा मॉड्यूल पहले लोड होगा। देखिए मतलब कहने का मतलब ये है कि जब तक मॉड्यूल लोड नहीं होगा तो कंपोनेंट कैसे लोड होगा, ठीक है। मॉड्यूल के अंदर ही कंपोनेंट होता है। जैसे सपोज कीजिए एक बिल्डिंग है, मैं आपको किसी का एड्रेस दूंगा तो पहले बिल्डिंग का नंबर लिखूंगा, उसके बाद रूम नंबर लिखूंगा, मतलब कि कोई ना कोई जो रूम होते हैं किसी ना किसी बिल्डिंग के अंदर ही होगा, बिना बिल्डिंग का तो कोई रूम हो नहीं सकता। तो पहले हम बिल्डिंग में जाएंगे तब किसी रूम में जाएंगे ना, तो उसी तरीके से पहले मॉड्यूल में जाएंगे तब हम उसके अंदर के कंपोनेंट को लोड करा सकते हैं। तो पहले ये कंपाइलर आएगा तो बूट स्टेप मॉड्यूल मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐप मॉड्यूल, इसका पाथ क्या दिया हुआ है, ऐप फोल्डर के अंदर ऐप मॉड्यूल। तो ऐप फोल्डर के अंदर ऐप मॉड्यूल के पास अब आया यहाँ पर, और यहाँ पर बूट स्टेप में मिला कि कौन सा कंपोनेंट करना है, ऐप कंपोनेंट, ठीक है। तो बूटिंग प्रोसेस होता है, मैं आपको जो समझा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ऐप कंपोनेंट के पास आ गया यहाँ पर, तो इसको लोड करना है अब। तो जब इसको लोड करेंगे हम तो क्या लोड होगा, ये तो लॉजिकल पार्ट होता है, .ts फाइल जहाँ पर लगा होता है यहाँ पर हम लॉजिक लिखते हैं, ये डिस्प्ले वाला पार्ट नहीं है। तो इसीलिए हर कंपोनेंट का एक अपना HTML फाइल दिया जाता है जो इसके डिस्प्ले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है आपके ब्राउजर पर। तो इसका HTML फाइल कौन सा है, ऐप component.html फाइल, मतलब ये फाइल। तो ये फाइल आपके ब्राउजर में जाकर लोड हो जाएगा। मान लीजिए इस फाइल में हमने क्या लिख दिया है, वेलकम टू साउथ सब सोल्यूशन, ये फाइल जाकर कहाँ पर लोड हो जाएगा, आपके ब्राउजर में, ठीक है। अब तो कहने की बात यह है कि ये तो कंपोनेंट लोड होगा तो इसका HTML फाइल जाकर वहां पर दिख जाएगा, लेकिन सोचना यह है कि कहां पर दिखेगा। तो हर कंपोनेंट का अपना एक सिलेक्टर होता है जिसे हम कंपोनेंट का मेटा डाटा बोलते हैं। हर कंपोनेंट का अपना सिलेक्टर होता है, इसको हम बोलते हैं इंस्टांस ऑफ द कंपोनेंट। इस सिलेक्टर को जहां पर रखेंगे वहीं पर वो कंपोनेंट लोड होगा। तो इसको कहां पर रखा हुआ है बाय डिफॉल्ट, index.html पर, देखिए यहां पर ये रखा हुआ है, ठीक है, ऐप रूट को।
तो कहने का मतलब है कि आपके ब्राउजर में index.html रहेगा और उसी index.html में आपका एक ऐप कंपोनेंट .html जाकर लोड हो जाएगा। ठीक है, तो एंगुलर का एप्लीकेशन में HTML का फाइल केवल एक ही होता है, index.html, बाकी सारे कंपोनेंट होते हैं। तो इसीलिए एंगुलर के एप्लीकेशन को सिंगल पेज एप्लीकेशन बोला जाता है। अब हम करते क्या है कि हम ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल को मेन फाइल मान लेते हैं, कंपोनेंट मान लेते हैं, और इसी को हम लोड कराते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर। अब अभी मैंने क्या बताया कि किसी भी कंपोनेंट का सेलेक्टर जहां पर रखते हैं वहां पर लोड हो जाता है। तो सपोज कीजिए कि हमें एक होम पेज बनाना है ये, ठीक है, होम पेज बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हेडर बनाएंगे, फुटर बनाएंगे, इधर लेफ्ट में कोई मेनू बना सकते हैं, बॉडी बना सकते हैं, पॉपअप बना सकते हैं, सब कुछ बनाएंगे, रन कराएंगे तो होम पेज रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि मैं सबके लिए अलग अलग कंपोनेंट बना दूं, हेडर के लिए अलग कंपोनेंट, फुटर के लिए अलग कंपोनेंट, बॉडी के लिए अलग कंपोनेंट, इधर पॉपअप आ रहा है अलग कंपोनेंट, इधर मेनू आ रहा है अलग कंपोनेंट, ठीक है, और सबका सेलेक्टर लाकर ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल पर रख दूं, सेट कर दूं कि टॉप में हेडर वाला, बॉटम में फुटर वाला, इस तरीके से सेट कर दूं, तो क्या होगा, जब रन कराऊंगा तो ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल जाकर इंडेक्स पर लोड होगा और ऐप कंपोनेंट के अंदर सारे सेलेक्टर लोड हो जाएंगे। तो क्या होगा, होम पेज बन के रेडी हो जाएगा। तो मतलब कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एक ही है, बाकी सारे कंपोनेंट है, तो इसीलिए बोला जाता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो बुटीक प्रोसेस में क्या हुआ, सबसे पहले मेन के पास जाएगा, उसके बाद मॉड्यूल के अंदर जाएगा, उसके बाद कंपोनेंट को लोड करेगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर। इसी तरीके से आपको बताना है इंटरव्यू में जब आपसे कोई पूछता है तो। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि ये कंपोनेंट जब लोड होगा तो कौन सा फाइल लोड होगा, ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल। आप देख लीजिए ब्राउजर में यही फाइल लोड हो रहा है, क्या लिखा हुआ है एच टी एम एल पर, वेलकम टू साहो सब सोल्यूशन। ठीक है, तो अब आप जाएंगे ब्राउजर में तो आप देखिए वेलकम टू साहो सब सोल्यूशन। अगर इसमें मैं कुछ चेंज करता हूँ इस एच टी एम एल फाइल में, यहाँ पर मान लीजिए हमने चेंज कर दिया, लिख दिया H2, लिख दिया मैंने हेलो साहो सॉफ्ट, ठीक है, तो ये भी जाके लोड हो जाएगा। देखिए ब्राउजर में चलेंगे हम, देखेंगे, देखिए हेलो साहो सॉफ्ट भी आ गया, मतलब यही HTML फाइल लोड हो रहा है। ठीक है, आप चाहें तो इनलाइन HTML भी लिख सकते हैं, इसका भी प्रोविजन दिया है एंगलर ने। मैं चाहूँ तो इसका पाथ हटा दूं और यहाँ पर इनलाइन HTML लिख दूंगा। उसके लिए क्या करना होगा, हमें इसको कमेंट कर दीजिए, यहाँ पे लिखिए टेम्पलेट। देखिए टेम्पलेट और टेम्पलेट वाला, टेम्पलेट लिखेंगे कहने का मतलब कि आप यहीं पर HTML लिखने जा रहे हैं। ठीक है, और टेम्पलेट वाला मतलब किसी फाइल का रेफरेंस देंगे। टेम्पलेट ले लूंगा मैं, कॉलन और टिक्स का साइन देंगे। टिक्स का साइन आपको टिल्ड वाले कीबोर्ड में जो बटन होता है टिल्ड, उसी पर आपको टिक्स का साइन मिलेगा। ठीक है, वो मल्टीपल लाइन में HTML लिखने के लिए इसको यूज किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ H1 के अंदर हेलो चंदन, ठीक है, और यहाँ पर मैं दे दिया H1 को क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके अंदर मैं नीचे एक और पैराग्राफ लेता हूँ, हाउ आर यू, ठीक है, और इसको भी मैंने H1 को क्लोज कर दिया। तो अब क्या होगा, जो वेलकम टू साहो सब सोल्यूशन आ रहा है इस पेज से वो नहीं आएगा, ये लोड हो जाएगा ब्राउजर में। देखिए अभी 1 सेकेंड, क्या दे रहा है ये, ऐप कंपोनेंट पर, देखिए टाइपो मिस्टेक है, यहाँ पर हम पी ओपन किए, H1 क्लोज कर दिया हमने, तो यहाँ पर पी लिखेंगे। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अब कंपाइल हो जाएगा, चलते हैं ब्राउजर में देखेंगे आपको। अब ये आ गया हेलो चंदन और हाउ आर यू, ये आ गया, मतलब कि इनलाइन भी लिख सकते हैं, लेकिन एंगुलर बोलता है कि आप ऐसे मत करो। ठीक है, आपके एक सेपरेट फाइल लो, इनलाइन HTML आप मत लिखो, क्योंकि अगर आप यहाँ पर लिखोगे तो कोड हमारा कम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बोलता है कि HTML फाइल लो और इसको लोड करो आप। ठीक है, अब देखिए हर कंपोनेंट का अपना एक CSS फाइल होता है। ठीक है, और एक ग्लोबल CSS फाइल होता है, ये स्टाइल डॉट CSS फाइल। तो इस पर जो CSS आप लिख देंगे तो क्या होगा कि ग्लोबली लोड होगा, इंटायर एप्लीकेशन में जितने भी कंपोनेंट सब पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने H1 लिख दिया और इसके अंदर लिख दिया मैंने बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, ग्लोबल वाले में हमने लिखा है, तो क्या होगा, H1 क्या होगा, रेड कलर में आ गया, देखिए। ठीक है, और हर कंपोनेंट का अपना एक लोकल CSS फाइल भी होता है, जैसे ऐप कंपोनेंट का लोकल CSS फाइल कौन है, ऐप कंपोनेंट डॉट CSS फाइल। इस पर आप आइए, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं क्या, H1, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया मैंने बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो इस पर जो लिखेंगे तो केवल इसी कंपोनेंट पर अप्लाई होगा, क्योंकि इस कंपोनेंट का अपना लोकल CSS फाइल है। ब्लू लिख दिया, ठीक है, हमने ग्लोबल से रेड भेजा है और लोकल से ब्लू भेज दिया, तो ब्लू हो जाएगा, क्योंकि लोकल वाला ग्लोबल ग्लोबल ये CSS को क्या करता है, ओवरराइड कर देता है। देखिए ब्लू हो गया। आप चाहें तो CSS को भी इनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको इसको कमेंट करना होगा और यहाँ पर आप लिखेंगे स्टाइल्स।
ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, लिखेंगे क्या, H1, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, बैकग्राउंड डैश येलो कलर, ठीक है, और यहाँ पर आप लिख दीजिए ऑरेंज। ठीक है, तो ये ऑरेंज कलर का हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सेव करके देखिएगा तो अब ये ब्लू कलर नहीं दिखाएगा, अब ऑरेंज कलर दिखा देगा। देखिए ऑरेंज कलर में आ गया, मतलब इनलाइन सीएसएस भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, आप हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि यहाँ पर एरे का ब्रैकेट क्यों लगा हुआ है। ठीक, क्या हम यहाँ पर भी कि क्या हम मल्टीपल सीएसएस के फाइल ऐड कर सकते हैं क्या, ये आप लोग के लिए असाइनमेंट है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अगेन एंगुलर क्या बोलता है कि आप इनलाइन सीएसएस मत लिखो, ये जो रिकमेंडेड अप्रोच है इसको यूज करो कि एक फाइल का नेम दो। ठीक है, क्योंकि और यहीं पर आप एचटीएमएल भी लिख रहे हैं, यहीं पर आप सीएसएस भी लिख रहे हैं, यहीं पर आप लॉजिक भी लिख रहे हैं, तो आपका जो कोड होगा मेंटेनेबल और रीडेबल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अलग अलग फाइल रखा जाता है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि सिलेक्टर, टेम्पलेट यूआरएल, टेम्पलेट स्टाइल, स्टाइल यूआरएल्स, ये सब कुछ ये क्या होते हैं, इसको बोलते हैं मेटा डेटा। ठीक है, तो ये सारे फाइल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फोल्डर के बाहर जो है एसेट नेम का फोल्डर। ठीक है, एसेट फोल्डर क्या करता है कि इसके अंदर जो हम थर्ड पार्टी जो आइकन्स होते हैं, इमेजेज होते हैं, उसको हम रखते हैं। ऐसे होता क्या है जनरली कि हम जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कोई डेवलपर अपने प्रोजेक्ट में इमेजेज नाम से फोल्डर बनाया, अपना इमेज रख लिया, कोई आईएमजी नाम से रखा, अपना फोल्डर रख लिया, कोई माई इमेज लिख लिया, फोल्डर बनाया, अपना इमेज रख लिया। ठीक है, तो उसको मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए एंगुलर ने अपना स्टैंडर्ड दिया कि आप एसेट फोल्डर के अंदर ही अपना इमेज रखेंगे। भले ही आप एसेट फोल्डर के अंदर अपना अपना फोल्डर बना लीजिए, लेकिन आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये फोल्डर इमेजेस के हैं, आइकन्स के हैं, यहीं से मिल जाएगा कि जो एसेट्स मतलब कि जो थर्ड पार्टी चीजें हैं। ठीक है, अगला है आपका इन्वायरमेंट का फोल्डर। ठीक है, इन्वायरमेंट का फोल्डर जो है इसमें आपको दो फोल्डर दिख रहे हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट डॉट टी एस फाइल और प्रोड डॉट टी एस फाइल। ठीक है, तो प्रोडक्शन के लिए प्रोड डॉट टी एस फाइल यूज किया जाता है और डेवलपमेंट के लिए इन्वायरमेंट डॉट टी एस फाइल यूज किया जाता है। ठीक है, इसको कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं, बहुत ही डीपली चीजें होती हैं। ठीक है, तो अगर आप कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं कौन सा फाइल और भी कितना डीपली किस तरीके से यूज होता है, तो आपको हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हम ये सारी चीज़ें और भी डीपली बताते हैं। अगर मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ डीपली बताने लगूँ तो वीडियो बहुत ही लंबा खींच जाएगा। ठीक है, और क्लासेज में तो हमारे पास काफ़ी टाइम होता है। जो चीज़ें हम यहाँ पर 10 मिनट 15 मिनट बढ़ाते हैं, वो हमारा क्लास में जो ऑनलाइन क्लास पढ़ाते हैं वहाँ पर 5-5 दिन 6-6 दिन 1.5-1.5 घंटे पढ़ाते हैं। तो सोचिए बहुत ही कम डीपली पढ़ाया जाता है, और भी कॉर्पोरेट लेवल का। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोग को बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ जिससे कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या ये होता है। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा है क्या, फेबिकॉन डॉट आई सी ओ, ये आइकन होता है। आप जब प्रोजेक्ट रन कराते हैं तो जहाँ पर टाइटल जहाँ पर लिखा है तो वहाँ पर जो आइकन दिखता है वही आइकन है। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोग को इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल के बारे में बता दिया कि मेन फाइल होता है। उसके बाद मेन डॉट टी एस फाइल के बारे में भी मैंने बताया कि ये यहीं से बूटिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, मेन डॉट टी एस फाइल का मतलब केवल इतना ही नहीं होता है कि बूटिंग स्टार्ट करे, यहाँ पर इन्वायरमेंट सेटअप भी कर सकते हैं, चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसको भी हम डीपली बताते हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर देखिए पॉलीफिल डॉट टी एस फाइल और ब्राउजर लिस्ट फाइल, ये दोनों फाइल क्या है, हर ब्राउजर पर आपके एंगुलर के एप्लीकेशन को रन कराने के लिए होता क्या है कि आप एंगुलर में टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं जो है सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट, जो कि इसमें हम ये 6 ये 7 बहुत एडवांस चीज़ें यूज करते हैं। नॉर्मली आप किसी एप्लीकेशन में एडवांस जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो होता है क्या कि पुराने ब्राउजर्स में या किसी किसी ब्राउजर में आपका जावास्क्रिप्ट का कोड रन नहीं करता है। आप लोगों ने ऐसा प्रॉब्लम फेस किया होगा। लेकिन एंगुलर टाइप स्क्रिप्ट यूज करता है, फिर भी एंगुलर में बने कोड सारे ब्राउजर में चल जाते हैं ड्यू टू दिस फाइल्स। ठीक है, अब इसके अंदर आपको लिख रहा है सब कुछ कमेंटेड है, लेकिन एक लाइन लिखा हुआ है जोन डॉट जेएस, ये एक लाइब्रेरी है, इसी को इंपोर्ट किया गया है। ठीक है, और ये मैनेज करता है कि सारे ब्राउजर में आपके एप्लीकेशन को रन कराना, ये फाइल और ये ब्राउजर लिस्ट, इसके अंदर कुछ ब्राउजर्स के नेम भी आपको दिख जाएंगे। ठीक है, अगला है टेस्ट डॉट टी एस फाइल, टेस्ट डॉट टी एस फाइल और कर्मा कन्फिग डॉट जेएस फाइल, ये दोनों फाइल क्या है, टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रेमवर्क जैस्मिन यूज किया जाता है, एंगुलर में टेस्टिंग के लिए जैस्मिन फ्रेमवर्क यूज किया जाता है। ठीक है, ये टेस्टर जो होते हैं जो टेस्टिंग करते हैं एप्लीकेशन का, यही दोनों फाइल यूज करके आपके एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो दिख रहा है एडिटर कन्फिग फाइल, देखिए
एडिटर कॉन्फ़िग फाइल टीम वर्क करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए हर कोई, आप लोग भी किसी कंपनी में काम करते हैं तो एक ही प्रोजेक्ट पर 15 लोग 20 लोग 15 डेवलपर 20 लोग डेवलपर काम करते हैं। तो कोई गिट यूज करता है, कोई टीएफएस यूज करता है, कोई बहुत सारे अलग अलग जो टीम फाउंडेशन सर्वर होते हैं उसको यूज करते हैं लोग। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, आप चेक इन चेकआउट करते हैं। तो सपोज कीजिए कि एक ही एप्लीकेशन पर 20 लोग काम कर रहे हैं, सभी लोग अपने अपने पेज पर अलग अलग तरीके से कोडिंग कर रहे हैं। तो जब आपके प्रोजेक्ट को मर्ज किया जाएगा तो वहां पर एक यूनिक प्रोजेक्ट और स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ प्रोजेक्ट नहीं निकल के आएगा, क्योंकि कोई अपने मर्जी से कोई इंडेंट स्टाइल ले रहा है, कोई अपने मर्जी से वेरिएबल का नेम ले रहा है, कोई फंक्शन का नेम अपने मर्जी से ले रहा है अपने अपने पेज पर। उस चीज को हैंडल करने के लिए एंगुलर देता है एडिटर कॉन्फ़िग फाइल, और इस फाइल पर सबका एक्सेस नहीं होता है। इसको प्रोजेक्ट मैनेजर या जो आर्किटेक्ट लेवल का बंदा उनको एक्सेस होता है। वो लोग यहाँ पर कुछ रूल्स डिफाइन कर देते हैं और उस रूल को सारे डेवलपर को फॉलो करना होता है। अगर आप अपने पेज पर इस रूल को डिफाइन फॉलो नहीं करेंगे तो आपके पेज पर कंपाइल टाइम पर एरर आने लगा। जैसे इंडेंट साइज 2 दिया हुआ है, इंडेंट स्टाइल स्पेस दिया हुआ है, इस सारी चीज़ें आपको फॉलो करना होगा अपने पेज पर, नहीं तो कंपाइल टाइम पर एरर फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है GIT इग्नोर फाइल। अब GIT इग्नोर का जो फाइल है, ये उन सारे फाइल को कंटेन करके रखता है जिसे हमें GIT के रिपोजिटरी से इग्नोर करना होता है। मतलब इसके अंदर जो फाइल आप रख देंगे वो GIT की रिपोजिटरी में ऐड नहीं होगा। उसके बाद आपका फाइल आता है angular.json फाइल। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एंगुलर 6 में इसका नेम रीनेम कर दिया गया था। एंगुलर 6 से पहले इसका नेम था एंगुलर CLI.json फाइल। ठीक है, ये एक तरीके से कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल कहाँ पर रखा हुआ है, SRC के अंदर मेन डॉट टीएक्स कहाँ रखा हुआ है, पॉलीफिल डॉट टीएक्स फाइल कहाँ रखा हुआ है, हर चीज़ आपको एक तरीके से मिल जाएगा। जो मेन फाइल्स होते हैं इन्वायरमेंट पर कहाँ रखा हुआ है SRC के अंदर, हर चीज़ मिल जाएगा आपको। आप अलग से भी कोई जावा jQuery का फाइल या बूटस्ट्रैप का फाइल यूज करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो उसका भी नेम आपको इसके अंदर रखना होगा। जैसे आप रखते हैं स्टाइल का कोई फाइल बूटस्ट्रैप का, तो इस स्टाइल के अंदर रखना होगा। अगर आप jQuery का रखते हैं तो इस स्क्रिप्ट फाइल के अंदर जो सेक्शन है इसके अंदर रखना होगा, तभी वो काम करेंगे। ये सारी चीज़ें आगे हम वीडियोज में बताएंगे। उसके बाद आता है आपका पैकेज लॉग डॉटसन फाइल और पैकेज डॉटसन फाइल, जो मैं आप लोग को एक सेपरेट वीडियो दूंगा, उसमें आपको समझाऊंगा कि इन दोनों फाइल का क्या मतलब होता है। बहुत ही डीपली समझेंगे क्योंकि बहुत ही इंटरनल चीज़ें इसमें हम समझाते हैं आपको। ठीक है, उसके बाद आपका आता है रीडमी। ठीक है, रीडमी मतलब कि आप कोई भी प्रोजेक्ट डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो आप देखते हैं कि रेडमी नाम से एक फाइल होता है, नोटपैड होता है, उसमें सब कुछ लिखा आता है कि आप इसको ऐसे इंस्टॉल करो, इसका रेफरेंस यहाँ पर ऐड करो, इस तरीके से रन कराओ। उस तरीके से रेडमी फाइल दिया गया है कि आप इसको किस तरीके से यूज करते हैं, कैसे रन कराते हैं। जैसे लोकल होस्ट 4200 लिखा हुआ है, सारी चीज़ें आप अपने मर्जी से भी यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद देखिए मैंने तो SRC को जिप कर रखा है, ये फाइल नहीं मिलेगा आपको अपने फोल्डर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर TS config, जितने भी TS प्रीफिक्स से जितने फाइल्स हैं ये आपके काम के नहीं है, डेवलपर्स के। इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। ये टाइप स्क्रिप्ट के फाइल हैं। ये आपके एप्लीकेशन में टाइप स्क्रिप्ट को मैनेज करता है, कन्फिगर करता है कि आपका जो कोड है मैनेजेबल है कि नहीं, रीडेबल है कि नहीं है, कहीं पर सिंटेक्स एरर तो नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है, किस फाइल का क्या मतलब होता है। पैकेज डॉट फाइल और पैकेज लॉग डॉट फाइल के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। इतने सारे जो कंसेप्ट मैंने बताए, इसको बार बार देखिए, अच्छे से समझिए। फिर भी आपके माइंड में अगर कोई कन्फ्यूजन आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम आपके कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें अप्रिशिएट कीजिए, हम आपके लिए और भी अच्छे से मेहनत करके आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि सबको देखने को मिले। तो चलिए मिल लेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बहुत ही बड़े कॉर्पोरेट में काम करें बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल की तरह, और अच्छे से इंटरव्यू क्रैक कर सकें, अपने सैलरी को हाई दे सकें एक अच्छा सा, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग, जिसमें कि पूरा एंगुलर कवर कराया जाता है। एंगुलर 2 से लेकर 10 तक के सारे कंसेप्ट, पूरा का पूरा टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि आपको टाइप स्क्रिप्ट में कोडिंग करना होता है। पूरा RxJS लाइब्रेरी हम कवर कराते हैं अपने ऑनलाइन क्लास में, जो कि बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं, आप कहीं क्लास करने जाते हैं तो।
वो पूरा आपको कवर कराया जाएगा, क्योंकि RxJS लाइब्रेरी जो है एंगुलर का हार्ट माना जाता है। ये सारी चीज़ें जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको यूट्यूब पर आपको कॉर्पोरेट लेवल का नहीं मिलेगा, कोई नहीं डालता है, ये सारे पेड होते हैं और क्लास में बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल का पढ़ाया जाता है। हमारा क्लास जो है इसी चीज़ के लिए फेमस है कि हम कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा हम आपको सिखाएंगे एंगुलर मटेरियल और बूटस्ट्रैप भी कैसे यूज करते हैं एंगुलर में, ये सब कुछ आपको सिखाया जाता है। API इंटीग्रेशन सिखाया जाता है, API बनाना सिखाया जाता है, मतलब कि बैकएंड वाला पार्ट भी हम सिखाते हैं अपने क्लासेज में। उसके बाद प्रोजेक्ट ट्रेनिंग दिया जाता है। प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में आपको ई-कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाया जाएगा, जो कि बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल का होगा, बहुत ही ब्रॉड लेवल का होगा। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन यूज करते हैं, उस लेवल का एप्लीकेशन डेवलप करना आपको सिखाया जाएगा। तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके अपने सैलरी को एक अच्छा सा हाइक दे सकते हैं, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। देखिए, अगर आप कहीं से पढ़ते हैं, दो तरीके होती है कि अगर आप मान लीजिए कि आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं, तो इंस्टीट्यूट में आपको कौन पढ़ाता है, एक तरीके से वो टीचर होगा, फैकल्टी होगा। और सच्चाई ये है कि टीचर या फैकल्टी कौन बनता है, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब नहीं ले पाता है, जो खुद ही जॉब नहीं ले पाया, तो आपको क्या ट्रेनिंग देगा? वो आपको केवल बुक वाला नॉलेज देकर आपको भेज देगा। लेकिन आप वही पढ़ के आप जब जाते हैं कंपनी में काम करने, तो आप वहाँ पर काम नहीं कर पाते हैं, फिर आपको भागकर अच्छे से स्टडी करना पड़ता है, या फिर तो आप काम नहीं कर पाएंगे, बोरियत फील करेंगे, या फिर आपको निकाल दिया जाएगा। और हमारा क्लास किस लिए फेमस है? क्योंकि हमारे यहाँ कोई टीचर नहीं है। हमारा जो टीम है, जो हम लोग हैं, किसी न किसी बड़े MNC में काम करते हैं, तो हम लोग वही चीज़ अपने ट्रेनिंग में प्रोवाइड करते हैं जो डायरेक्टली कॉर्पोरेट में किया जाता है, काम किया जाता है, रियल चीज़ें हम आपको बताते हैं। इसलिए हमारा क्लास फेमस है। जो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले लेता है उसको कहीं भी इंटरव्यू क्रैक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि हम वही चीज़ बताते हैं जो डायरेक्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है। सामने वाले को लगता है कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, 1-2 साल से आपने काम किया है, उस लेवल का नॉलेज हम अपने क्लास में हम पढ़ाते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर क्लिक करके अभी विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट sahosoft.com पर और अपना बैच चूज कीजिए, चेकआउट कीजिए और क्लास ज्वाइन कर लीजिए। कल से ही अपना क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल मोबाइल नंबर्स भी अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या इस वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको नीचे में दिख रहा होगा हमारा मोबाइल नंबर। आप तुरंत कॉल कीजिए, इंक्वायरी कीजिए और क्लास ज्वाइन कीजिए।